सुमित्रा निवास में हर कोई शांत रहता था, सिवाय काजल के। जी हाँ, काजल कभी भी शांत नहीं रहती थी। यहाँ तक कि वो अपने आगे किसी की सुनती भी नहीं थी। ऐसे ही एक दिन काजल कॉलेज से अपने घर आती है और अपनी भाभी को आवाज लगाती है। भाभी, ओ भाभी, कहाँ हो यार? बहुत थक गई हूँ, कुछ खाने के लिए लेकर आओ। काजल की आवाज सुनकर काजल की भाभी नेहा अपने हाथ में खाने की प्लेट लेकर काजल के सामने आती है। ये लो ननद जी आपका खाना। थैंक यू भाभी। आपको पता है ना मुझे कितनी जोर से भूख लग रही है। आज सुबह से मैंने कुछ खाया ही नहीं। वैसे भी आज लेट उठी और जल्दी जल्दी के चक्कर में सब कुछ भूल गई। पर थैंक यू सो मच, क्योंकि आप एक बार में ही मेरी बात सुन लेती हैं। ये बात तो है ननद जी। वैसे आज आपका टेस्ट था ना? हाँ, टेस्ट तो बहुत अच्छा गया। आपको पता है जो मैं पढ़कर गई थी ना वही वही आया है। चलो बहुत अच्छी बात है। खाना खा लो, तब तक मैं जरा मार्केट होकर आती हूँ। मार्केट? भाभी, मैं भी आपके साथ मार्केट आती हूँ। आप 10 मिनट रुकिए, मैं जल्दी से खाना खत्म करके रेडी होकर आपके पास आती हूँ। लेकिन काजल, तुम 10 मिनट में खाना कैसे खत्म करोगी? वो तो मेरी सरदर्दी है ना भाभी। जब तक आप रेडी होगी तब तक मैं खा पी कर आपके साथ मार्केट जाने के लिए आपको तैयार मिलूंगी। इसलिए अब आप जाओ और जल्दी से तैयार हो जाओ। काजल की बात सुनकर नेहा अपना मुंह बना लेती है और वहां से तैयार होने के लिए चली जाती है। कुछ देर बाद नेहा भी तुरंत अपनी भाभी के पास आकर कहती है, भाभी मैं तैयार हो गई। चले क्या? हाँ हाँ, क्यों नहीं, चलते हैं। वैसे भी मुझे तुम कहीं अकेले जाने तो दोगी नहीं। हर वक्त मेरी पूछ बनी फिरती हो और अपने आगे किसी की चलनी ही कहाँ देती हो। भाभी, आप कुछ कह रही हो क्या? हाँ, मुझे ऐसा लगा शायद। नहीं ननद जी, भला मैं आपको कुछ कह सकती हूँ? इतना बोलकर नेहा और काजल मार्केट चली जाती हैं। मार्केट में सब्जी लेने के बाद नेहा को एक साड़ी पसंद आती है और वो सीधा उस साड़ी को देखने के लिए चली जाती है। लेकिन काजल अपनी भाभी के पास आती है और उसका हाथ पकड़कर कहती है, अरे हमने सब्जियां तो खरीद ली, अब चलते हैं ना घर। वैसे भी मुझे घर जाकर पढ़ाई करनी है। हाँ तो चल रहा है ना, हमने सब्जियां खरीद ली तो क्या हुआ? मुझे साड़ी पसंद आ रही है, अगर ये साड़ी हमारी रेंज में हुई ना तो मैं इसे खरीद लूंगी। क्या भाभी, क्यों फालतू में पैसे बर्बाद करती रहती है? क्यों इतना फिजूल खर्च करना? आपको पता भी है भैया कितनी मुश्किल से पैसे कमा कर लाते हैं। अगर आप 2 पैसे बचाएंगी तभी तो आप मेरी शादी में अच्छी सी साड़ी खरीद पाओगी। वो तो भगवान ही जाने कि तुम शादी कब करोगी, इसलिए मुझे ये साड़ी देखने दो और अपना मुंह बंद रखो। भाभी, अगर आप मेरे साथ घर नहीं गई ना तो मैं माँ को बोल दूंगी कि आप बेफिजूल खर्च कर रही हैं। काजल अपने आगे अपनी भाभी की चलनी नहीं देती और ना चाहते हुए भी नेहा काजल की बात मानकर अपने घर आ जाती है। समय यूं ही गुजरता है और गुजरते समय के साथ काजल ऐसे ही अपनी जुबान हर जगह चलाती रहती और जहां उसकी जरूरत ना भी होती वहां भी आ जाती। ऐसे ही एक दिन नेहा की सास सुमित्रा नेहा को आवाज लगाती है, नेहा, ए नेहा बहू, शाम के 4 बज गए हैं। आज मुझे चाय नसीब होगी भी या नहीं? ला रही हूँ माँ जी, थोड़ा सब्र करो, अभी 4 ही बजे हैं। और वैसे भी कोई रात के 8 नहीं बजे जो आप इतना चिल्ला रही हैं। नेहा गुस्से में चाय बनाकर अपनी सास को दे देती है। तभी काजल भी वहां आकर बैठ जाती है। क्या हुआ माँ, आप इतनी गुस्से में क्यों दिखाई दे रही हैं? भाभी का भी मुंह सड़ा हुआ है, कुछ बात हुई है क्या? अरे होगा क्या, मैं बूढ़ी हो गई हूँ ना, इसलिए लोग मुझसे बदतमीजी से बात करते हैं। मैं 2 वक्त की चाय क्या मांग लेती हूँ, लोगों का तो मुंह बनना शुरू हो जाता है। हाँ तो आप खुद ही कर लीजिए ना, सारा काम मुझसे ही कहती है क्यों? एक बार तो घर का सारा काम करो, ऊपर से हर बार सुनने को यही मिलता है, मैं करती ही क्या हूँ? भाभी, आप इतनी सी बात को इतना बड़ा क्यों बना रही है? अरे क्या हो गया जो माने अगर आपको एक बार चाय के लिए बोल दिया तो? काजल, तुम्हें नहीं लगता तुम्हारी जुबान किसी कैंची की तरह चलती है? और हाँ, अगर तुम्हें भी लगता है कि मैं कुछ नहीं करती तो जाओ, खुद चाय बनाकर ले आओ, समझी? देख रही हो माँ किस तरह बोल रही है मुझसे। खुद की जुबान कैंची की तरह चल रही है और मुझे बोलती है कि मेरी जुबान कैंची की तरह चल रही है। अरे रहने देना बेटा, इसको बोलना मतलब पत्थर में सर मारना, इसलिए चुप ही रह। माँ, आप भाभी की बात सुनकर चुप रह सकती हैं, लेकिन मैं नहीं रह सकती। अरे भाभी थोड़ी ना हमें खिला रही है जो हम उनकी सुन के रहें। भाभी हमारे टुकड़ों पर पल रही है, ना कि हम उनके। काजल की ये बात सुनकर मानो नेहा का पारा हाई हो जाता है और वो बर्तनों को पटकते हुए कहती है, काजल, तुमने हद पार कर दी है। तुम्हारी ये कैंची की तरह चलती जुबान इतनी चलने लगेगी मैंने कभी सोचा नहीं था। अरे मैं तुम्हारे टुकड़ों पर नहीं पल रही हूँ, बल्कि मेरा पति कमा रहा है, तब मैं इस घर में हूँ। और इस घर में मैं नहीं, तुम पल रही हो, वो भी मेरे पति की कमाई पर। काजल और नेहा के बीच बहस शुरू हो जाती है।
लेकिन उन दोनों की ये बहस देखकर सुमित्रा को बहुत गुस्सा आता है। अरे बस करो तुम दोनों, हर वक्त लड़ती रहती हो। बिना लड़ाई किए तुम लोगों का खाना हजम नहीं होता क्या? और रही चाय की बात, तो नहीं चाहिए मुझे कोई चाय अब। अभी भगवान ने मेरे दोनों हाथ अच्छे खासे दे रखे हैं, इसलिए मैं खुद बना सकती हूँ चाय। चाय नहीं हो गई, पता नहीं आफत हो गई। इतना बोलकर सुमित्रा उठकर वहां से चली जाती है और नेहा भी गुस्से में अपने पैर पटकते हुए अपने कमरे में चली जाती है। शाम को जब रोहित घर आता है तो नेहा रोहित से कहती है, रोहित जी, मुझे कुछ दिन के लिए अपने मायके जाना है, मैं इस घर में नहीं रह सकती। अरे लेकिन नेहा, हुआ क्या है? तुम इस तरह अचानक अपने मायके जाने की जिद क्यों कर रही हो? बस मुझे यहाँ से जाना है, मैं यहाँ और नहीं रह सकती, प्लीज मुझे मेरे घर पर छोड़ाओ। अगर तुम मुझे मेरे घर पर नहीं छोड़ोगे तो मैं खुद ही अपने मायके चली जाऊंगी। इतना बोलकर नेहा अपना सामान पैक करने लगती है। ये सब देखकर रोहित को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर इस घर में चल क्या रहा है। आज नेहा का बर्ताव इतना अलग क्यों था और घर में इतना सन्नाटा क्यों था? बस यही जानने के लिए रोहित अपनी माँ के पास जाता है। माँ, आज घर में सबको हुआ क्या है? आप भी चुप है, काजल भी चुप है और नेहा तो अपने घर जाने की जिद कर रही है। आखिर बात क्या है? अरे क्या बताऊं बेटा, कभी कभी तो इस घर को देखकर लगता है कि मेरा घर टूट कर बिखर गया है। लेकिन माँ, हुआ क्या है? आप सभी इतनी बहकी बहकी बातें क्यों कर रही है? रोहित ये बात बोल ही रहा था, तभी वहां काजल आती है और एक बार फिर अपनी तीखी और कैंची जैसी जुबान बीच में चलाने लगती है। भैया, मैं आपको बताती हूँ सारी बात। भाभी को ऐसा लगता है कि मैं माँ के टुकड़ों पर पल रही हूँ। अब उन्हें ये जाकर आप बता दीजिए कि कौन उनके टुकड़ों पर पल रहा है, वो या मैं। ये क्या बोल रही हो काजल तुम? और ये कैसी लैंग्वेज यूज कर रही हो? टुकड़ों पर पलना? कोई किसी के टुकड़ों पर नहीं पल रहा। रोहित की ऐसी बात सुनकर काजल की आंख भर आती है। वो अपनी आंखों में आंसू लिए बोलती है, भैया, आज आपने मुझ पर चिल्लाकर ये साबित कर दिया कि सच में मैं इस घर पर बोझ हूँ। भाभी सही थी, भाभी आपकी कमाई से नहीं बल्कि मैं आपकी कमाई के टुकड़ों पर पल रही हूँ। काजल, तुम्हें पता भी है कि तुम क्या बोल रही हो, लेकिन तुम जो भी बोल रही हो बहुत गलत बोल रही हो। काजल और रोहित की बहस शुरू हो जाती है। ये देखकर सुमित्रा के सब्र का बांध टूट जाता है। अरे बस करो तुम दोनों। सुबह सुबह बहू और काजल की बहस हुई, लेकिन रात को तुम दोनों शुरू हो गए। अरे तुम दोनों अपनी जुबान पर लगाम नहीं रख सकते क्या? और काजल, तेरी भाभी सच्ची कहती है, तेरी जुबान किसी कैंचे से कम नहीं चलती। जहां तेरी जरूरत नहीं भी होती तू वहां भी बोल पड़ती है। जहां बहू घर छोड़कर जाने की बात कर रही है और तुम दोनों हो के आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे हो। अरे इतना भी लड़ना झगड़ना सही नहीं है। सुमित्रा गुस्से में अपनी बहू के पास जाती है, जहां वो देखती है कि नेहा अपना सामान पैक करके बाहर की तरफ जा रही थी। नेहा को जाता देख सुमित्रा उससे आवाज लगाती है, नेहा बहू, कहाँ जा रही है बेटा तू अपना बैग ये सब लेकर? माँ जी, मैं अपने मायके जा रही हूँ, कुछ दिन वहां रहूंगी तो मेरा दिमाग शांत रहेगा। नहीं, कहीं नहीं जाओगी। अरे घर में लड़ाई हो गई तो क्या तुम सीधा अपने मायके चली जाओगी? नहीं ना बहू, घर में छोटी मोटी लड़ाई झगड़े चलते रहते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम बात बात पर मुंह फुलाकर अपने माँ बाप को परेशान करो। और वैसे भी तुम्हारा मायका तुम्हारा घर नहीं है, अब तुम्हारा ससुराल ही तुम्हारा अपना घर है। माँ जी, मैं जानती हूँ, लेकिन ननद जी की जुबान बहुत कड़वी है। अगर उनकी जुबान इसी तरह से रही और वो इसी तरह से बेवजह बीच बीच में बोलती रही तो मुझे नहीं लगता कि उनकी किसी से बन पाएगी। नेहा को कहीं ना कहीं काजल की बातों का बहुत बुरा लगा था, इसलिए वो उदास थी। लेकिन सुमित्रा नेहा को काफी समझाती है और उसे अपने मायके जाने से रोक देती है। कुछ दिन तक नेहा काजल से कोई बातचीत नहीं करती। भाभी का ऐसा व्यवहार देखकर अब काजल को भी एहसास होता है कि वो सच में कुछ ज्यादा ही बोलती है, इसलिए वो अपनी भाभी से माफी मांग लेती है। अपनी ननद को इस तरह माफी मांगता देख नेहा उसे माफ कर देती है और एक बार फिर वो सभी नॉर्मल रहने लगते हैं। मंजू और दिव्या की एक ननद है संजना, जो कि बहुत बड़बोली होती है। उसके मुंह में जो भी आता वो बिना सोचे समझे बोल देती। घर की दोनों बहुओं को संजना की बातों का बहुत बुरा लगता है। वो अपनी सास रेखा से कहती तो रेखा अपनी बेटी को ही सपोर्ट करती। एक दिन संजना मंजू से कहती है, भाभी, आप सुबह सुबह पूरे घर में पानी क्यों फेंक देती हो? पानी तो नहीं फेंका, मैं घर धो रही हूँ संजना। पहले आप अपना मुंह धो लो, बाद में घर धोना। ये तुम्हारी तमीज है बात करने की? अपनी भाभी से कोई ऐसे बात करता है क्या? मैं आपसे तमीज से ही बात कर रही हूँ। अभी आपने मेरी बदतमीजी देखी कहाँ है? अब संजना दिव्या के पास आती है और उससे कहती है, क्या बनाया है तुमने खाने में? गोभी के पराठे। भाभी, आप तो दिन भर गाय की तरह चरती रहती हो। आप अपनी सेहत का तो ख्याल नहीं रखती, कम से कम हमारी सेहत का तो ख्याल रखा करो। रोज पराठे बनाकर बैठ जाती हो।
ये किस तरह से बात कर रही हो मुझसे तुम? छोटे बड़े का कुछ लिहाज है कि नहीं? जो इंसान जिस लायक होता है ना, उससे उसी लहजे में बात करती हूँ मैं, समझिए आप। संजना की बातें दोनों बहुओं को बहुत बुरी लगती है। वे सास के पास जाकर सारी बात बताती है। ये सुनने के बाद रेखा कहती है, अरे तो इसमें इतना बुरा मानने की क्या बात है? सच्ची तो कहा है मेरी बेटी ने। मंजू तुम ना सुबह सुबह घर धोने बैठ जाती हो, और दिव्या तुम रोज पराठे ही तो बनाती हो। अब यही बात संजना ने बोल दी तो तुम्हें बुरी लग गई। ठीक है माँ जी, आपकी बेटी हमेशा सही बोलती है, लेकिन बात करने का एक तरीका होता है ना, एक ढंग होता है। आप संजना को समझा दीजिए कि वो आगे से हमसे तमीज से बात करें। माँ जी, लोग अपने नौकरों से भी अच्छे से बात करते होंगे, लेकिन ये तो हमें इस घर का नौकर भी नहीं समझती। दोनों बहुओं की बात सुनकर भी रेखा के कान पर जूं तक नहीं रेंगती और संजना का स्वभाव बिल्कुल नहीं बदलता। एक दिन मंजू और दिव्या मायके जाती हैं। दोनों अपने घर वालों के लिए बहुत सारा खाना बनाती है और उनके सामने रख देती है। तभी संजना कहती है, अरे भाभी, आप दोनों ने तो अपने मायके वालों के लिए कितना कुछ बनाया है, और हमें रूखा सूखा ही देते हो खाने के लिए। संजना ये क्या बोल रही हो तुम? ये बात बाद में भी तो हो सकती है ना। भाभी, मेरी आदत नहीं किसी के पीठ पीछे चुगली करने की। जो बोलती हूँ मुंह पर बोलती हूँ, बुरा लगे या भला। मायके वालों और ससुराल वालों में इतना फर्क क्यों? हमने कभी किसी से कोई फर्क नहीं किया। तुम ही तो हमें खाना बनाने से मना करती हो। कभी बोलती हो ये हेल्थ के लिए अच्छा है, कभी बोलती हो अच्छा नहीं है। बस भाभी, छोड़ो इन बातों को। वैसे आपके मायके वालों को शर्म नहीं आती बेटी के घर का इतना खाना खाते हुए? लोग तो बेटी के घर का पानी भी नहीं पीते। लेकिन बेटी, हमने तो इन दोनों से मना किया था कि इतना इंतजाम ना करें, लेकिन इन दोनों ने मेरी एक बात नहीं सुनी। आंटी जी, लगता नहीं है आपने मना किया होगा। अगर मना करती तो ये इतना इंतजाम थोड़ी ना करती। वैसे भी आपको फ्री में इतना खाने को मिल रहा है तो कौन मना करेगा? अब दिव्या की माँ कहती है, बेटा, हमने इन दोनों को मना किया था। अगर हमारा आना तुम्हें अच्छा नहीं लगा तो हम चले जाते हैं और ये सारा खाना तुम ही खा लेना। हम तो बस अपनी बेटियों से मिलने आए थे, तुम्हारे घर का खाना खाने नहीं आए थे। हम तो जा रहे हैं समधन जी, लेकिन आप अपनी बेटी को थोड़ी तमीज सिखाइए। घर आए मेहमानों से इस तरह से बात नहीं करते। क्या कहा आपने? मुझे तमीज सीखनी चाहिए? आप दोनों ने अपनी अपनी बेटियों को हमारे सर पर फेंक दिया है। इन दोनों को है क्या कोई तमीज? ना इनकी शक्ल अच्छी है, ना दोनों में अकल है। आप दोनों को शर्म नहीं आई ऐसी बेटियों की शादी हमारे घर में करते हुए? बेचारे मेरे दोनों भाई इन मुसीबतों को कैसे झेल रहे हैं ये तो हम ही जानते हैं। इस तरह संजना अपनी भाभियों की माँ को उल्टा सीधा सुनाकर चली गई। मंजू और दिव्या ने अपनी सास से कहा, माँ जी, संजना ने मेरी माँ को कितना उल्टा सीधा सुनाया, लेकिन आपने उससे एक बार भी चुप रहने के लिए नहीं कहा। अरे बहू, मेरी बेटी ने ऐसा भी क्या बोल दिया जो तुम दोनों इतनी लाल पीली हो रही हो? माँ जी, आपको नहीं लगता कि संजना को हमारे घर वालों से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी? वो बिना कुछ खाए पिए चले गए और शायद अब कभी हमारे घर ना आए। अरे मत आने दो ना, तुम चली जाना अपने घर वालों से मिलने। और देखो, छोटी छोटी बातों पर इतना ध्यान मत दिया करो। अरे ऐसी बातें तो होती रहती है। रेखा ये बोलकर चली जाती है। अपनी सास के जाने के बाद मंजू दिव्या से कहती है, देखा दिव्या, संजना ने हम दोनों की माँ की इतनी इंसल्ट की, लेकिन माँ जी को ये बात छोटी सी लग रही है। दीदी, हमें इस संजना को सबक सिखाना ही होगा। अब पानी सर से ऊपर चला गया है, हमें कुछ न कुछ जरूर करना होगा। तुम ठीक कह रही हो, लेकिन हम घर में रोज रोज इन दोनों से लड़ तो नहीं सकते, इसलिए हमें सही वक्त का इंतजार करना पड़ेगा। अब दोनों बहुएं अपनी ननद को सबक सिखाने का इंतजार करती हैं और एक दिन वो सही वक्त आ भी जाता है जब संजना को लड़के वाले देखने आते हैं। उनके लिए मंजू और दिव्या बहुत सारा खाना बनाती है। तभी मंजू कहती है, अरे आप लोगों ने तो कुछ खाया भी नहीं, खाइए ना, ये सब कुछ संजना ने बनाया है। अरे वाह वाह संजना, किचन में तुम्हारे हाथ तो बहुत जल्दी जल्दी चलते हैं। इतना सारा खाने की चीजें तुमने बनाई? आंटी, आपने हमारी संजना की जुबान नहीं देखी, वो इसके हाथों से भी ज्यादा तेज चलती है। अब आप संजना को बहू बनाकर ले जाओगी तब पता चलेगा आपको। ये क्या कह रही हो बहू? हमारी दिव्या बहू को ना मजाक करने की आदत है। माँ जी, इसमें गलती क्या है? सही तो कह रही है आंटी जी, हमारी संजना में सारे गुण हैं। आप उससे कितना भी कुछ कह लो, वो पलट कर जवाब तक नहीं देती।
बस जब भी सुनाती है ना खरी खोटी सुनाती है और इतना बोलती है कि सामने वाले की बोलते बंद कर देती है। क्यों संजना? और आंटी जी, हमारी ननद का स्वभाव तो इतना चंचल है कि बस पूछो मत। कभी किसी से सीधे मुंह बात नहीं करती, लेकिन आज पता नहीं क्यों इतनी शांत बैठी है। ये क्या बोल रही हो भाभी? ये बातें बाद में भी तो हो सकती है। क्या हुआ संजना? दिव्या ने ऐसा भी क्या बोल दिया? और तुम्हें तो कहती हो जो भी बात हो मुंह पर बोलनी चाहिए, पीठ पीछे बुराई नहीं करनी चाहिए। क्या है ना आंटी जी, हमारी ननद को सच बोलने की बीमारी है। किसी को बुरा लगे या भला, ये सारी बात सबके सामने ही बोलती है। हाँ, इस तरह दिव्या और मंजू ने मिलकर लड़के वालों के सामने संजना की खूब तारीफ की। और वो लोग इतनी तारीफ सुनकर भाग गए। उनके जाने के बाद रेखा और संजना घर की दोनों बहुओं पर बरस पड़ी। यह कोई तरीका है घर आए मेहमानों से बात करने का? माँ जी, आपने अपनी बेटी को यही तो तरीका सिखाया है, तो हमने भी सीख लिया, देर से ही सही। माँ, मैं कहती थी ना, इन दोनों को अकल नहीं है। कितना अच्छा रिश्ता आया था, आप दोनों की वजह से सब कुछ खराब हो गया। संजना, हमें तो अभी अभी अकल आई है। पहले तो हम भी पागल थे जो तुम्हारी बातें बर्दाश्त करते थे। तुम्हें क्या लगा तुम ही बड़बोली हो? हम भी तुमसे ज्यादा बड़बोले बन सकते हैं, दिखा दिया ना आज। अब दोनों बहुएं संजना से ज्यादा बड़बोली बन गई। जब भी कभी कोई रिश्ता आता तो दोनों बहुएं ऐसा ही करती और संजना की शादी होते होते रह जाती। एक दिन रेखा ने अपनी बेटी से कहा, मेरी ही गलती है जो मैंने हर बात में तुम्हारा साथ दिया। मुझे पहले ही तुम्हारी जुबान पर काबू रखना चाहिए था। माँ, मैंने कुछ नहीं किया, जो सच है वही तो कहा। पता नहीं आप इन दोनों को कहाँ से उठा लाई हो। ये दोनों मेरी शादी ही नहीं होने दे रही। देख संजना, तुम्हें अपने बड़बोले होने की आदत को सुधारना होगा, नहीं तो तेरी शादी कभी नहीं होगी। जिंदगी भर कवारी बैठी रहेगी। अरे जा अपनी भाभीयों से माफी मांग ले। क्या माँ? मैं उन दोनों से माफी मांगू? कभी नहीं, कभी नहीं माँ। हाँ, तो फिर बैठी रहे जिंदगी भर इसी घर में और लड़ती रहे अपनी भाभीयों से। रेखा ने अपनी बेटी को बहुत समझाया, लेकिन पता नहीं उसे कुछ समझ में आया भी या नहीं।